नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। चमोली आपदा में 3 और शव मिलने से 65 पहुंचा मृतकों का आंकड़ा। 139 लापता लोगों की अभी भी तलाश जारी। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 9,550 सैंपलों में से कोरोना के मिले सिर्फ 13 नए मरीज। हरिद्वार महाकुंभ में पुजारियों और पुरोहितों की होगी एक वेशभूषा। सिर्फ 3 रंगों में रंगवाए जाएंगे मंदिर। महाशिवरात्रि स्नान के लिए अलग से जारी होगी एसओपी। बिना नोटिफिकेशन होगा पहला शाही स्नान। तैयारियों में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड की केंद्र से ग्लेशियर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की मांग। उद्योगों को राहत देने के लिए 3 इंक्यूबेटर सेंटर खोलने का भी किया गया अनुरोध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इस बार कुंभ का समय कम किया गया है। सिर्फ 28 दिनों का होगा कुंभ। आपको बता दें कि साधु संतों से बातचीत के बाद लिया गया है फैसला। सरकार ने संतों से बात करने के बाद लिया है फैसला। हालांकि साधु संतों में इससे पहले काफी रोष देखा जा रहा था, क्योंकि कुंभ की अवधि घटा दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कुंभ 4 महीने का होता था, लेकिन इस बार कुंभ महज 28 दिनों का रह गया है। और प्रशासन ने पूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। और एसओपीज भी जारी हो गई हैं। कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोरोना रिपोर्ट लाना बहुत जरूरी होगा। आपको बता दें कि 3 रंग में रंगे जाएंगे मंदिर प्रांगण। और इसी बीच इसी खबर पर हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। ओम प्रवास जी जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। ओम प्रवास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार कुंभ सिर्फ 28 दिनों का है, और इससे पहले अगर हम कुंभ मेलों की बात करें तो वो कम से कम नहीं तो 4 महीने रहते थे, लेकिन इस बार 28 दिनों। और ऐसा कहा जा रहा है कि साधु संतों को इस बात की जानकारी है, साधु संतों से पूछ के ही फैसला लिया गया है कि इस बार कुंभ 28 दिनों का रहेगा। देखिए, इसमें मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरह से कुंभ को लेकर कई चर्चाएं सामने आ रही है, कई लोगों के मुंह पे ये सवाल है कि इस बार का जो कुंभ है वो मात्र 28 दिनों का कर दिया गया है। जो सरकार है, सरकार ने ये गाइडलाइन जारी कर दी है कि ये जो इस बार का हरिद्वार का जो महाकुंभ है वो मात्र 28 दिनों का होना है। वहीं हम बात करें तो महाकुंभ की, तो महाकुंभ करीबन 6 महीने का हुआ था, जिसमें 4 शाही स्नान और 6 प्रमुख स्नान हुआ करते हैं। लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो मात्र और मात्र 28 दिनों का कर दिया गया है। इसमें साफ तौर पर देखने वाली बात यह कि कोरोना महामारी के साए में इस बार का महाकुंभ होने जा रहा है, इसको लेकर सरकार ने इसे समय से कम कर दिया गया है और इसको मात्र 28 दिनों का कर दिया गया। आपको बता दें कि जो इस बार का कुंभ है, कुंभ मेले की अवधि घटाने पर जहां संतों ने इस बात का विरोध किया था, तो वहीं जो व्यापारिक लोग हैं, जो हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित हैं, उन सभी ने भी सड़कों पर उतरकर इसी का विरोध किया था कि इस बार कुंभ मेले की अवधि ना घटाई जाए। हालांकि जो मास्क और सैनिटाइज के साथ लोगों की दूरी बनाकर कुछ गाइडलाइन सरकार या जो जिला प्रशासन है वो इस चीज को जारी कर दे, लेकिन इस बार का कुंभ कोरोना महामारी के साये में मात्र 28 दिन का होने जा रहा है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से लगातार हम इस बारे में बात करते हैं कि व्यापारियों में काफी रोष देखा जा रहा है, साधु संतों में भी काफी रोष देखा जा रहा है, क्योंकि कुंभ की अवधि घटा दी गई है। क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में एसओपीज में चेंजेस किए जाएंगे? क्या इस अवधि को बढ़ाया जाएगा, या फिर ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि अब 28 दिनों का ही कुंभ होगा, या फिर साधु संतों की मांग पर ये इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है? देखिए, इसमें साफ तौर पर बता दूं कि जिस तरह से व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते जिस तरह से उनकी कमर टूट गई थी, व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और उसके बाद एक उम्मीद की किरण जगी थी कि महाकुंभ होगा और उनका व्यापार फिर से दोबारा से सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन इस बार जो कुंभ की अवधि घटाई गई है और जो लगातार व्यापारियों ने इस बात का विरोध किया था
तो उसी को देखते हुए सरकार ने मात्र 1 महीने का ये कुंभ किया है। हालांकि पहले कुछ बातें ये आ रही थी कि 27 फरवरी से महाकुंभ शुरू होगा, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा ये इसकी अवधि घटाई गई है। इसकी अवधि मात्र 28 दिन की कर दी गई है। हालांकि संतों ने भी इस चीज का विरोध किया था कि इस कुंभ को जो है जिस तरह से होता है उस तरह से करीबन शुरुआत से ही इस कुंभ को होना था। हालांकि इस कुंभ की शुरुआत 14 जनवरी जो मकर संक्रांति का स्नान होता है उस स्नान से लेकर जो लास्ट स्नान है 27 अप्रैल का तो तक चलना था। लगभग 4 महीने का ये समय था, लेकिन ये कुंभ की जो अवधि है घटाए जाने पर एक और जहां व्यापारियों ने अपने व्यापार को लेकर इस चीज का विरोध किया था, तो वहीं संतों ने भी इस चीज का विरोध किया था कि कुंभ की अवधि ना घटाया जाए। वहीं हम बात करें कि एसओपी की, तो एसओपी को लेकर लोगों के मन में कई सारी चिंताएं थी। जब केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की तो एसओपी में साफ तौर पर था कि अगर आपको महाकुंभ में आना है तो आपको 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, उसी के बाद आपकी हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में एंट्री होगी। वहीं साथ ही साथ सरकार का जो यहाँ का जो मेला प्रशासन है उसने भी एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है कि आप अगर हरिद्वार आ रहे हैं, अगर श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं तो उन्हें उस पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। उसी के बाद उनकी मॉनिटरिंग जो है जो मेला पुलिस है वो करेगी। जी जी ओम प्रकाश जी, इस पर ये चर्चा जब हुई थी कि आरटीपीसीआर टेस्ट 72 घंटों का आपको कोरोना टेस्ट निगेटिव दिखाना पड़ेगा कि निगेटिव है या नहीं, तो इस पर व्यापारियों ने कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठाया था कि अगर 72 घंटों के में मेरी रिपोर्ट निगेटिव आती है, इसकी क्या गारंटी है कि उसके बाद मुझे कोरोना नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का ये भी कहना था कि या तो इसकी अवधि बढ़ा दी जाए और या फिर ये खाना पूर्ति ना की जाए यहाँ पर कुंभ मेला को बनाने की, 1 हफ्ते का ही टाइम ले लिया जाए, फिर क्यों खाना पूर्ति की जा रही। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में काफी रोष दिख रहा है और वो दिखना भी लाजमी है। पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्योंकि कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, केदारनाथ बद्रीनाथ के जो कपाट खुलने थे वो समय पर नहीं खुल पाए, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो जीविका थी वो संकट में आ गई थी और उनको उम्मीद थी कि इस बार जो कुंभ होगा शायद उससे हमारी जो भरपाई है वो हो पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि 28 दिनों का ही कुंभ है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों में जो रोष है वो बहुत जायज है। जी बिल्कुल, जो जिस तरह का ये कुंभ है मात्र 1 महीने का, उसको लेकर भी कई जगह जो व्यापारी हैं या फिर जो अन्य सामाजिक संगठन के लोग हैं वो इस बात का विरोध भी कर रहे थे कि इस एसओपी में जो कोरोना रिपोर्ट की जो अवधि दी गई है 72 घंटे की उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि ये कोई क्योंकि सरकार का साफ तौर पर, जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना था कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। लेकिन उसी के बीच जो व्यापारी है उन्होंने हरिद्वार में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया और अपने ज्ञापन दिए। साफ तौर पर उनका यह कहना था कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए या फिर सरकार इस चीज को बिल्कुल साफ करे कि आखिर हरिद्वार कुंभ में कौन श्रद्धालु होगी। व्यापारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि श्रद्धालु आएंगे तो उनका व्यापार चलेगा, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन लगा था उस लॉकडाउन में लोगों की आजीविका बिल्कुल डाउन हो गई थी। उस आजीविका डाउन होने के चलते व्यापारियों का साफ तौर पर यह कहना था चाहे कुंभ के लिए सरकार और जिला प्रशासन साफ तौर पर इस बात को साफ कर दे कि आखिर कुंभ कितने दिनों का होना है। हालांकि इसमें लगातार विरोध प्रदर्शन चलते रहे, चाहे वो संतों के हों चाहे वो व्यापारी के हों। हाँ जी जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बॉर्डर्स पर किस प्रकार से सुरक्षा की जा रही है, बॉर्डर्स पर क्या ध्यान रखा जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से भी और कोरोना के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो किस तरीके से प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है? देखिए, जो हरिद्वार का जो बॉर्डर है, यहाँ पे जो कुंभ मेला पुलिस है, बॉर्डर पर तमाम फोर्सें लगाई गई हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं वो लगाए गए हैं। तमाम कंपनियां यहाँ पर मेला पुलिस द्वारा यहाँ पर जो जहाँ के बॉर्डर्स हैं यहाँ पर तो तमाम जो घाट है, जो हर की पैड़ी है यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि को लेकर हम बात करें तो सीआरपीएफ, आरबीआई और जो है तमाम अर्धसैनिक बल यहाँ पर लगा गए हैं, ताकि जिस तरह से हम बात करें कि बॉर्डर पर जब बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश से जो लोग उत्तराखंड के जो हरिद्वार के जो कुंभ मेले स्नान में जो लोगों को आना है वहां पर उनकी रैंडमली चेकिंग हो रही है। हालांकि मैं बता दूं कि कोरोना की दृष्टि से लेकर ये जो निर्देश है, ये जो अर्धसैनिक बल हैं, जो पुलिस है, जो उनको दिए गए हैं कि जो रैंडमली जो लोग हरिद्वार में प्रवेश कर रहे हैं, जो कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनको रैंडमली चेक किया जाए। उनकी जो कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट है उनका कोरोना टेस्ट किया जाए। जी
ओम प्रकाश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे अब कि उत्तर प्रदेश में जब भी कुंभ मेला हुआ था तो बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ हुआ था और कहीं ना कहीं पूरे देश में उत्तर प्रदेश के कुंभ की एक छाप छोड़ी थी। अब उत्तराखंड में कुंभ है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है, कंपटीशन भी है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस तरीके की कोई एसओपी ज़्यादातर जारी नहीं हुई थी, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड में कुंभ होने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो कुंभ में इस बात का उत्तर प्रदेश में खास ध्यान रखा गया था कि महिलाओं के लिए स्नान करने के बाद एक अलग से ब्लॉक्स बनाए जाए ताकि वो वहां पर जाकर अपने कपड़े चेंज कर सके, सुरक्षा की तरफ से, और बच्चों के लिए भी इस तरीके की चीजें की गई थी। क्या इस बार कुंभ मेले में उत्तराखंड में हम ये देखेंगे महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग सुरक्षा? जी, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि जो हरिद्वार में जो महाकुंभ जो होने जा रहा है उसमें महिलाओं के लिए अलग से, जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो महाकुंभ जो वहां पर अर्ध कुंभ हुआ था उस कुंभ की तर्ज पर हरिद्वार में भी कुंभ ऐसा ही जो महिलाओं के लिए जो ब्लॉक बनाए गए जहाँ पे चेंजिंग रूम तमाम वो सुविधाएं जो महिलाओं को मिलेंगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बच्चों की, तो कुंभ मेला पुलिस ने एक ऐसी नई पहल शुरू की है कि जिससे जो कई बहुत पुरानी जो कहावतें हैं कि कुंभ में लोगों का बिछुड़ जाना, चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों, उनको लेकर कुंभ मेला हरिद्वार कुंभ मेला पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। उसमें जितने भी बच्चे होंगे, जो भी बुजुर्ग होंगे, जो प्लस 60 होंगे, उन लोगों के लिए कुंभ मेला पुलिस ने ये पहल शुरू की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार जो कुंभ मेला प्रशासन है, चाहे वो कुंभ मेला पुलिस है या फिर कुंभ मेला पूरा प्रशासन है, तमाम हर चीजों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, हर चीज का निरीक्षण किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे उन्हें कोई असुविधा ना हो। जी जी ओम प्रकाश जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें, जिस तरीके से उसकी बात करी जाती है कि पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं वॉल्स पे, उन पेंटिंग्स के बारे में अगर कुछ जानकारी हो कि वो पेंटिंग्स क्या ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं और वो पेंटिंग्स क्या शो करती हैं? देखिए, साफ तौर कर दें कि हरिद्वार एक धर्म नगरी है और धर्म नगरी में तमाम वो जो दीवारों पर जो पेंटिंग की जा रही है वो कुंभ को देखते हुए, जिस तरह से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे और तमाम लोग हरिद्वार में आएंगे, क्योंकि इसमें कुंभ मेले में तमाम श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, वो लाखों की तादाद में होंगे, करोड़ों की तादाद में होंगे। उन लोगों को जिस तरह से हरिद्वार एक धर्म नगरी है और ये कुंभ नगरी भी है, तो उसको दृष्टि में रखते हुए संतों महात्माओं के केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम वो चित्र जो है, जो पेंटिंग की गई है वो दीवारों पर की गई है ताकि एक आकर्षण का केंद्र बन सके। साथ ही हम आपको बता दें कि कुंभ मेला क्षेत्र में जितने भी मंदिर है, पहले इन पर दो कलर की पेंटिंग की जाती थी, सफेद और लाल, लेकिन इस बार के लिए ये थोड़ा सा चेंज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 3 तरह की पेंटिंग इस बार के मंदिरों पर की जाएगी, वो होगी केसरिया, भगवा और पीली। इस कलर की जो पेंटिंग है हरिद्वार के तमाम मंदिरों, तमाम घाटों पर जो तख्त हैं, जो छतरियां हैं, उन सभी पे ये पेंटिंग की जाएगी। जी, अगर अब हम दुकानों की बात करें ओम प्रयास जी, कि अगर हम जिस तरीके से भी बात कर रहे थे ना कि कोरोना काल में जीविका जो है वो काफ़ी खतरे में आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पर्यटन क्षेत्र में एक रोजी रोटी का जरिया होता है कि हम कमा खा सकते हैं, लेकिन अब जब कुंभ का टाइम जो है वो कम हो गया है तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनमें काफ़ी रोज देखने को मिल रहा है। अगर हम दुकानों की बात करें तो मेले में क्या दुकानें किस तरीके से लगाई जाएंगी, या फिर उनकी भी कोरोना काल का असर वहां पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें साफ तौर पर वो कर दूं कि जिस तरह से जो मेला प्रशासन है उसने साफ किया है कि इस बार मेला जो है 1 महीने का होना है। इस 1 महीने के कुंभ में वो दुकानें भी लगेंगी। व्यापारियों का साफ तौर कहना है कि जो एसओपी जो जारी की गई है कुंभ के लिए, उस पर जो है सरकार और प्रशासन एक बार फिर से पुनः विचार करे, क्योंकि जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे उनकी सुख सुविधाओं के लिए, क्योंकि इस कुंभ में जिस तरह से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जिन व्यापारियों का व्यापार ठप पड़ा था, जिन लोगों को इस कुंभ से आज से कि उनका व्यापार दोबारा फिर सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना होते हुए सिर्फ 1 महीने का कुंभ कर दिया गया है। उसको लेकर व्यापारी लगातार जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बार की जो कुंभ मेला क्षेत्र में जो दुकानें लगनी है, जो आवंटन होना है, वो शुरू होने में मात्र ही कुछ ही समय बचा है। मैं आपको बता दें कि जो फरवरी का जो महीना है, इस महीने के अंत तक जितने भी कुंभ के जो कार्य हैं वो सभी पूरे कर लिए जाएंगे। जी,
स्नान की अगर हम बात करें ओम प्रयाग जी, स्नान के बारे में मैं आपसे चाहूंगी कि आप दर्शकों को जानकारी दें कि कौन सा स्नान कौन सी तिथि को पड़ रहा है, और शाही स्नान के लिए वीवीआईपी जो एक मूवमेंट होता था उस पर भी रोक लगा दिया गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी तक कुछ स्नान हो चुके हैं और कुछ स्नान होने बाकी हैं। फरवरी के जो 27 फरवरी को एक शाही स्नान होना है, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन है, जो मेला प्रशासन है, वो लगातार तैयारियां कर रहा है। हालांकि कुंभ मेले के लिए अभी तक सरकार द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसीलिए जो हरिद्वार का जो जिला प्रशासन है वो लगातार जो घाट है, जो हर की पैड़ी है, तमाम वो जो रास्ते हैं, तमाम चीजों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि हम आप बात करें कि जिलाधिकारी हरिद्वार ने भी अभी हाल ही में हरिद्वार के गंगा घाटों का निरीक्षण किया था कि किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना होने वाले। वहीं बात करें हम मार्च की, तो मार्च में भी कई ऐसे स्नान होने हैं जो शाही भी हैं और प्रमुख स्नान भी है। वहीं अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में 3 शाही स्नान होने हैं और 1 प्रमुख स्नान होना है, जिसमें जो ये कुंभ मेला की अवधि है। हालांकि हम बात करें कि जो भी अप्रैल से पहले जो स्नान होंगे वो कुंभ वर्ष के हैं, कुंभ के नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होता तो ये कुंभ के अंतर्गत आते, लेकिन कुंभ वर्ष के स्नान है। क्योंकि ये साल जो है, ये जो महीना है, ये हर 11 साल बाद आया है। क्योंकि इस कुंभ के जो जितने भी स्नान होने हैं उनको लेकर जो जिला प्रशासन है और मेला प्रशासन लगातार घाटों के उन सभी चीजों के निरीक्षण किए जा रहे हैं जहां श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। जी ओम प्रयाग जी, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे कुंभ से जुड़ी हुई। हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि सिर्फ 28 दिनों का होगा कुंभ, आपको बता दें। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है, कहा जा रहा है कि साधु संतों की राय के बाद ही ये फैसला लिया गया है, लेकिन फिर भी अभी रोज जो है वो व्यापारियों में देखने को मिल रहा है। आगे आपको कुंभ से जुड़ी और भी अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। क्षेत्र पंचायत नौगांव की बैठक ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य मंत्री जगवीर सिंह भंडारी, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी दीक्षित ने कहा कि सड़क से संबंधित जो भी समस्या सदस्य गणों द्वारा सदन में उजागर की है, उनका हर संभव निस्तारण किया जाएगा तथा अधिशासी अभियंता NH लोनवी को 1 सप्ताह के भीतर सड़क गड्ढा मुक्त कराने के निर्देश दिए।
बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। तो वही विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने सदन में सरकार व अपनी उपलब्धियों को भी साझा किया। इसी की बैठक में आज हम यहाँ नौगांव में आए हैं और ये चूँकि सबसे बड़ा ब्लॉक भी है तो समस्या भी काफ़ी आज यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने बताई है, जिसमें अधिकतर पीडब्ल्यूडी की सड़कों से रिलेटेड उनकी मेंटेनेंस और विद्युत के पोल लाइन आदि से संबंधित समस्याएं उजागर हुई हैं। इसमें हमारे समस्त विभागीय अधिकारी जो जनपद के हैं वो भी आज उपस्थित थे। तो उनसे ये निर्देशित किया गया कि वो तत्काल मौक़ों पर जाकर एक सप्ताह में जो समस्या निस्तारित हो सकती हैं तो उनके स्तर की वो कर लें, और जो समस्याएं शासन स्तर की हैं जनपद पे हम उनको डिस्कस करके कुछ फंड्स रिलीज से रिलेटेड हैं की उपलब्धियां थी वो सदन के माध्यम से, क्योंकि हमारे सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण और जिला पंचायत के सदस्य यहाँ पे थे, उनकी जानकारी में लाना चाहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी में हर तरफ जो है हमारी सरकार ने हमारे माध्यम से जो है बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। बिजली के क्षेत्र में हो, सबको बिजली देने का। और तो खबर देहरादून से है, जहां पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महिला ITI देहरादून में द उत्तराखंड सिविल सर्विस ऑफिसर्स वॉइस एसोसिएशन द्वारा आयोजित संजीवनी महोत्सव का शुभारंभ किया। राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने संजीवनी महोत्सव में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हस्तशिल्पों एवं स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने उत्पादकों से अनौपचारिक बातचीत की और उनके व्यवसाय एवं समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। स्थानीय हस्तशिल्पियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों का उत्साहवर्धन किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे अपना वजूद दर्ज कराने लगी है। वहीं दिल्ली के अलावा कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी लड़ रही है। इसी बीच खबर है कि आपने दावा किया है कि उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री और बीजेपी कांग्रेस के 4 विधायक जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के बयान पर राजनीति का बाजार गर्म हो चला है। वहीं हरीश रावत को लेकर के भी प्रदेश प्रवक्ता ने चुटकी ली, तो महंगाई से लेकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर भी सरकार पर हमला बोला। इन सभी विषय मुद्दों पर के न्यूज संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया से खास बातचीत भी की। उत्तराखंड में अब आम आदमी पार्टी लगातार अपने कदम जो है वो पहाड़ की तरफ बढ़ाए हुए है। हमारे साथ आज विशेष मेहमान है, प्रदेश प्रभारी है दिनेश मोहनिया जी। उनसे जानते हैं कि क्या तैयारी 2022 के लेकर के आम आदमी करने जा रही है। देखिए, जहाँ तक चुनावों की तैयारी का विषय है तो अभी हमने एक कैंपेन लॉन्च किया था उत्तराखंड में भी केजरीवाल, जिसमें कि हमने 70 की 70 वीडियो वैन जो थी वो प्रत्येक विधानसभा में भेजी। हमारे लोग गांव-गांव जा रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, उनके प्रोग्राम है और जो काम उन्होंने दिल्ली में किया है वो लोगों को बता रहे हैं। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि उस पूरे के पूरे जो दिल्ली मॉडल है उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि ऐसा काम उत्तराखंड में भी हो जैसा दिल्ली में हुआ है। लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छे स्कूल्स हों, अच्छे अस्पताल हों, बेहतर रोड्स हों, बेहतर बिजली हो, बेहतर पानी हो। तो जितनी हमारी उम्मीद थी उससे ज्यादा बढ़ के लोगों में रिस्पॉन्स है और मुझे लगता है कि इस 2022 के चुनावों में जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। बजट बनाते हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, हमने तो मतलब कहने से नहीं होता, मेरा ये मानना है कि हमने करके दिखाया है। जब हमने अपना बजट बनाया तो हमने शिक्षा के लिए 23% बजट केवल शिक्षा के लिए रखा, जो कि हाईएस्ट इन द कंट्री है। पूरे देश में आज तक 23% बजट किसी ने शिक्षा के लिए नहीं रखा। हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 16% बजट रखा। तो मेरा मानना है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। जबकि आप देखते हैं कि इस सरकार का भी एक और घोटाला सामने आया है जिसमें लोकायुक्त है। इस पूरे प्रदेश में लोकायुक्त तो नहीं है, लेकिन उनका स्टाफ पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा प्रदेश की स्थिति है कि जिस काम के लिए जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और जो अपनी राजशाही है, अपने खर्चे हैं, उनके लिए उनके पास भरपूर पैसा है। मुझे लगता है ये जनता तय करेगी कि इस अलोकप्रिय सरकार को कितनी जल्दी हटाना है।
बिल्कुल, क्योंकि जनता जो है जनता जनार्दन है और जनता जो है आगामी 2022 के जो चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं एक फैसला जो है वो आम आदमी पार्टी का होगा या अन्य पार्टी का होगा, ये आने वाला समय ही तय कर पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। अल्मोड़ा के विकास भवन में जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। मंडलायुक्त ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश के क्रम में कुमाऊं के हर जनपद में जाकर स्थलीय समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसी क्रम में अल्मोड़ा जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की है। अल्मोड़ा जनपद में विकास कार्यों की अच्छी प्रगति हुई है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करें। बजट का सदुपयोग कर कार्य होना चाहिए। अल्मोड़ा जनपद में मुख्यमंत्री रोजगार योजना, सौर ऊर्जा योजना में अच्छी प्रगति है। बैंकिंग वित्त पोषण की स्वीकृति को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, जिन्हें जल्द से सुलझाया जाएगा। समीक्षा करी संबंधित विभागों के साथ, बहुत अच्छी प्रगति है। जो चाहे जिला योजना, राज्य सेक्टर या CSS या EAP, सब में मोर देन 80% आपके खर्चे हो चुके हैं। कुछ रिलीजियस गवर्नमेंट लेवल से जो अभी हाल में 10-15 दिन के अंदर आए हैं, उनके लिए भी सारे वर्क्स अरेंज्ड हैं और मुझे उम्मीद है पूरा, जैसे मैंने DM साहब से अपेक्षा करी, कि सारे वर्क्स को गुणवत्ता के साथ मार्च के अंदर ही न सिर्फ पूरा करना है, बल्कि जो पैसा आया है उसको भी मार्च के अंदर ही यूटिलाइज भी करना है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।